बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेसन है होम्योस्टेसिस के सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से होम्योस्टेसिस, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हमने डेफिनेशन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट होम्योस्टेसिस हमने डिस्कस किए थे पहले लेसन में। आज हम बात करते हैं हाउ ऑर्गेनिजम्स और हाउ सेल्स मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम एंड देन वी कैन स्टडी द बायोलॉजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम लाइक इफ यू हैव एयर कंडीशनर इन योर कार और इन योर रूम, तो आप क्या करते हैं, आप उसका एक टेम्परेचर सेट करते हैं। सपोज रिमोट कंट्रोल से आपने अपने रूम का टेम्परेचर सेट किया है 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि पहले से आपके रूम का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रूम एट 18 डिग्री सेल्सियस, आपका जो एयर कंडीशनर है व्हाट विल इट डू, इट विल स्विच ऑन इट्स कूलिंग सिस्टम। ये अपना कूलिंग सिस्टम स्विच ऑन करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये एयर को कंडेंस करता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यूं ही 18 डिग्री सेल्सियस जो सेट पॉइंट है उस पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो कूलिंग सिस्टम जो है दैट विल गेट ऑफ ऑटोमेटिकली, ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद अगर 2, 4, 10 लोग बैठे हैं कमरे के अंदर तो जाहिर है टेम्परेचर दोबारा से राइज कर जाएगा। तो उस टेम्परेचर के राइज करने से अगेन देयर विल बी स्विचिंग ऑन ऑफ द कूलिंग सिस्टम, फिर कूलिंग सिस्टम जो है दोबारा स्विच ऑन हो जाएगा। सेम इज द केस विद बायोलॉजिकल सिस्टम। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर ओन बॉडी, आपको पता है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारी बॉडी का, व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है। सपोज आजकल गर्मियों का मौसम है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है, जबकि आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, हमारी बॉडी ने भी अपने कूलिंग सिस्टम ऑन करने हैं। और हमारे बॉडी के कूलिंग सिस्टम क्या है, वेज़ोडाइलेशन, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड टुवर्ड द स्किन एंड स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लड सप्लाई स्किन की जानिब बढ़ जाएगी। इन दोनों तरीक़ों से ये हमारे बॉडी के कूलिंग सिस्टम, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लोड ऑन करेंगे। इन कंट्ररी टू दिस, इसके बरअक्स इन विंटर सीजन व्हाट हैपन व्हेन देयर इज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस इन आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में जब 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी के वार्मिंग सिस्टम जो है, जो बॉडी टेम्परेचर को रेज करने वाले सिस्टम हैं वो ऑन किए जाते हैं। और आपको पता है जो हमारी बॉडी का सेट पॉइंट है वो हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, नर्वस सिस्टम के चैप्टर में। हाइपोथैलेमस जो है वो फिर क्या करता है, इट इनिशिएट्स थर्मोजेनेसिस। ये थर्मोजेनेसिस इनिशिएट करता है। मैं विंटर की बात कर रहा हूँ, सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूँ। तो थर्मोजेनेसिस दो तरीक़ों से किया जाएगा, एक तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। कपकपाहट तैयारी होगी, मसल्स आपस में रगड़ खाएंगे तो उससे हीट पैदा होगी। या फिर जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है उसमें क्या होगा, उसमें थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट किए जाएंगे और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को बढ़ाया जाएगा। जब ग्लूकोज के मालिक्यूल की ब्रेकडाउन बढ़ेगी डेफिनेटली देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विच विल मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगी। इसका मतलब है इसमें बाकायदा तौर पे एक कंट्रोल सेंटर है दोनों में, फिजिकल सिस्टम में भी और बायोलॉजिकल सिस्टम में भी। मैंने ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम की एग्जांपल दिया, तो हमारा जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज़ हाइपोथैलेमस, जबकि जो कि हमारा थर्मोस्टेट भी है। यहाँ पे जो फिजिकल सिस्टम में दैट इज़ योर रिमोट कंट्रोल, वो रिमोट कंट्रोल है। और यहाँ पे बाकायदा तौर पे सेंसर होते हैं, थर्मोमीटर लगा होता है फिजिकल सिस्टम के अंदर, एसी के अंदर। और यहाँ पे भी सेंसर मौजूद हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर स्किन, जो हमारी स्किन में मौजूद हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। और फिर इफेक्टर्स, यहाँ पे जो कूलिंग या वार्मिंग सिस्टम है
एसी का हमारा जो कूलिंग सिस्टम है, जो कंडेंसर है, वो इसका इफेक्टर है, जबकि यहाँ पे देर आर ग्लैंड्स एंड मसल्स विच आर इफेक्टर्स. I hope so you understand what is the mechanism of homeostasis in physical and biological system. Next, आपको याद होगा हमने बात की थी कि homeostasis जो है इसके 3 components हैं. One is the osmoregulation, other is thermoregulation, and the third one is excretion. Today we will learn about the osmoregulation. Osmoregulation means actually maintenance or keeping balance of water and solute concentration. आपको पता है water is very essential compound in the living organisms, और water की quantity को maintain करना that is very important because water is required by the enzyme for metabolism. So water की जो concentration है उसको एक ख़ास एक definite range के अंदर रखना, एक range के अंदर, मतलब 2 extremes की बजाय फिक्स नहीं रखा जाता बल्कि एक रेंज के अंदर रखा जाता है. जैसे हम टेम्परेचर की भी बात करते हैं कि 96.1 से 37.8 तक जो है वो टेम्परेचर की रेंज को रखा जाता है. तो वाटर की भी एक मिनिमम रेंज को मेंटेन किया जाएगा. इसी तरह सल्यूट्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं बॉडी के अंदर, उनकी क्वांटिटी को भी बैलेंस करना है. सो इट इज़ एक्चुअली द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन. अब सेल्स के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सेल्स को 3 किस्म की सिचुएशन से वास्ता पड़ सकता है. वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो भी आप कह लीजिए. हाइपो के मीनिंग होते हैं बिलो. हाइपो के मीनिंग क्या हुए? बिलो. ये हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. सेल या ऑर्गेनिज्म एक ऐसी इन्वायरमेंट में है जिसमें सेल की निस्बत एनवायरनमेंट के अंदर जो सॉल्वेंट है यानी जो वाटर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जबकि सल्यूट कंसंट्रेशन बिलो देन द सेल है. सेल से कम सल्यूट कंसंट्रेशन वाली इन्वायरमेंट को या सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. इस केस में सेल्स के पास ज़्यादा सल्यूट्स हैं जबकि एनवायरनमेंट में सल्यूट्स की मिकदार कम है. सो इस केस में क्या होगा? ये सेल यूं ही आप ऐसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डिप करते हैं इस सेल को, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल. सेल में वाटर के मॉलिक्यूल दाखिल होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दाखिल होंगे, क्योंकि बाहर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मिकदार बहुत ज़्यादा है और सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट विल अलाउ वाटर टू एंटर इन. अब ये पानी दाखिल होता जाएगा तो सेल स्वेल कर जाएगा, टर्जिड हो जाएगा. सेल टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, तन जाएगा. अब ये सेल तन गया तो वाटर की एंट्री क्या बिल्कुल आगे जारी रहेगी? नहीं. सेल के पास, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर मैकेनिज्म ऐसे मौजूद हैं विच विल कीप द सेल एट मैक्सिमम टर्जिड कंडीशन, बट इट विल नॉट अलाउ द सेल टू बर्स्ट आउट. ये सेल को फट जाने की इजाज़त नहीं देगा. सो सेल के अंदर वाटर की एंट्री तो हो रही है बट इट विल बी केप्ट इन बैलेंस थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन. इस कंडीशन में क्या है? जितनी सल्यूट कंसंट्रेशन सेल के पास है उतनी ही सल्यूट कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में है. इसीलिए इसको हम आइसो का नाम दे रहे हैं. आइसो मीन्स सेम होते हैं. सो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल दाखिल नहीं हो रहे या सल्यूट्स के मॉलिक्यूल जो है उनका एक्सचेंज नहीं हो रहा. इसमें क्या हो रहा है? एज मैनी मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल, एज मैनी मॉलिक्यूल्स लीव द सेल. जितने मॉलिक्यूल सेल में दाखिल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल सेल से खारिज हो जाएंगे और सेल की ओवरऑल साइज में और अपीयरेंस में देयर विल बी नो डिफरेंस. उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक कंडीशन. हाइपर का मतलब होता है अबव, यानी इसमें जो सेल का एनवायरनमेंट है, जो सॉल्यूशन है, जो कंडीशंस हैं, दे हैव मोर सल्यूट कंसंट्रेशन. उनमें सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है. सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. सो इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में क्या होगा? वाटर विल लीव
द सेल, डिहाइड्रेशन ऑफ सेल होगी, यानी सेल में से पानी खारिज होगा और सेल जो है वो विल्ट कर जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, पिचक जाएगा सेल, क्योंकि उसमें से पानी निकल रहा है। आपको पता है जो पानी है वो एक तरह की हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है सेल्स को, तो जब पानी ही निकल गया तो देयर विल बी नो स्केलेटन एंड देयर विल बी विल्टिंग ऑफ द सेल, देयर विल बी फ्लैसिडिटी इन द सेल, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा। यहाँ पे तो सेल की कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ पे सेल फ्लैसिड हो जाएगा, पिचक जाएगा। सो दीज आर द वाटर रिलेशन। सेल को मुख्तलिफ कंडीशन का वास्ता पड़ सकता है, मुख्तलिफ कंडीशन के साथ वास्ता पड़ सकता है, और जो कि ऑर्गेनिजम्स को भी पड़ता है। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, कैसे प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करते हैं। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फेस ऑफ अर्थ and they are distributed in various conditions. Some plants are living in water, they are aquatic plant, they are hydrophytes. हाइड्रो का मतलब वाटर और फाइटा का मतलब हमेशा प्लांट होता है, अपनी याद रखनी है बात। हाइड्रोफाइट्स मीन वाटर प्लांट्स हैं, यानी एक्वाटिक प्लांट्स हैं विच लिव इन वाटर। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन द लैंड वी हैव डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 4 कैटेगरीज। आपकी बुक में 3 का जिक्र है, चौथी का जिक्र जो है वो आप प्रैक्टिकल नोटबुक में देखेंगे। हाइड्रोफाइट्स, mesophyites, xerophytes and halophytes. Hydrophytes aquatic plants हैं, mesophytes they live in moderate supply of water, जहाँ पे पानी कभी ना बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा, यानी मॉडरेट मोतदिल दरमियाने दर्जे की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मौजूद है। xerophytes severe ड्राई कंडीशंस हैं जिनको हम स्कासिटी ऑफ वाटर कह सकते हैं, यानी पानी की इंतहाई कमी है, शॉर्टेज है वाटर की। ऐसे प्लांट्स को विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई दे आर xerophytes, आर डेजर्ट प्लांट्स, इनको हम डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं, xerophytes भी कहते हैं। हालोफाइट्स, हालो मीन्स साल्ट, जैसे आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में कि देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच आर हालोजेंस, और हम कहते हैं दे आर साल्ट फार्मर। हालो मीन्स साल्ट, फाइटा मीन प्लांट्स, सो दीज आर साल्ट लविंग प्लांट्स। दे लिव आर दे ग्रो इन द कंडीशन वेयर देयर इज सेलाइन सॉइल, ज़्यादा नमकीन ज़मीन है, यानी कलराठी ज़मीनें जो होती हैं उनको हम सेलाइन सॉइल्स कहते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इन प्लांट्स ने अपने बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, वाटर और साल्ट्स की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशंस दे हैव। जो हाइड्रोफाइट्स हैं दे हैव लार्जर लीव्स, उनकी रूट्स जो हैं वो छोटी होंगी, जबकि उनके पत्ते बड़े होंगे। स्टोमेटा ऑन अपर साइड, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होंगे एंड देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा सो दैट दे मे एवेपोरेट मोर एंड मोर वाटर। जितना मर्जी पानी ये प्लांट्स एवेपोरेट करें ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर लिविंग इन वाटर। सो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं? हाइड्रिला है, बहुत कॉमन प्लांट है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। टाइफा है, वेलिसनेरिया है, पोटामोगैटन है, निम्फिया है, ये लोटस होती है जिसको आप वाटर लिली भी कहते हैं, और मार्सिलिया वगैरह, ये सारे वो प्लांट्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। देन देयर आर मीजोफाइट्स, they live in moderate supply of water, so they have isobilateral leaves or dorsoventral leaves, यानी उनके या तो पत्ते दोनों तरफ स्टोमेटा होंगे, दोनों जो एपिडर्माई हैं दे आर द सेम, या फिर दे ऑन द अपर साइड दे हैव क्यूटिकल ऑन अपर एपिडर्मस और वहाँ पे स्टोमेटा नहीं है, जबकि लोअर एपिडर्मस पे स्टोमेटा होंगे और वहाँ से वो वाटर को वेपोरेट कर सकते हैं। ये प्लांट्स ऐसे हैं व्हेन दे हैव मोर सप्लाई ऑफ वाटर दे वेपोरेट मोर वाटर, दे कैन ओपन देयर मोर स्टोमेटा, और जब उनमें देर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर देन दे कैन कंजर्व वाटर एज वेल। इनकी जो एग्जांपल्स हैं दे आर मैंगो, रोज, डेल्बर्जिया, जो ज़्यादातर हमारे कॉमन प्लांट्स हैं दे आर एक्चुअली द मीजोफाइट्स। उसके बाद हैं ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरक मीन डेजर्ट, डेजर्ट कंडीशन है, ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई में ये रहते हैं, और इनमें इन्होंने क्या अडेप्टेशंस की हैं अपनी बॉडी को एस्मा रेगुलेट करने के लिए? दे हैव रिड्यूस्ड नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स,
बहुत सारे तो ऐसे हैं कैक्टाई जिनमें पत्ते हैं ही नहीं हैं, और पत्ते जो हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड टू थॉर्न्स और स्पाइन्स, वो कांटों में बदल गए हैं। और इन्होंने अगर पत्ते हैं भी तो बहुत शॉर्टर लीव्स हैं एंड थिकर लीव्स हैं, और इसकी वजह से दे कैन कंजर्व वाटर। इसके अलावा इनमें और भी इनकी रूट्स, जैसे इनकी रूट्स जो हैं वो सरफेस के करीब करीब ग्रो करती हैं ताकि यूं ही बारिश हो तो जल्दी से ये वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लें। फिर इनके स्टेम जो हैं दे आर सक्युलेंट स्टेम, उनके स्टेम के अंदर एक गूदा होता है जिसके अंदर वाटर स्टोर हो सकता है, तो दे आर वाटर स्टोरिंग स्टेम्स एज वेल। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? कैक्टाई हैं, अपंचिया है, बहुत सारे कैक्टाई हैं, अपंचिया है, यूफोर्बिया है, ऑल दीज आर। इसके अलावा देयर आर सम प्लांट्स ऑफ मैमोसी फैमिली, जो किकर वगैरह हैं, जो शरी वगैरह हैं, दे आर आल्सो ज़ीरोफाइट प्लांट्स, ये भी ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं। हालोफाइट्स प्लांट्स जो हैं ये साल्ट लविंग प्लांट्स, दे डू हैव सम अडेप्टेशंस, और इनमें राइजोफोर होती हैं, रूट्स जो हैं वो नीचे से ऊपर निकलती हैं। मैंग्रोव्स इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं। हालोफाइट्स में वैसे एक बड़ा कॉमन प्लांट है, शकरगढ़ के लोगों को तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, चिनोपोडियम, जिसको आप बाथू कहते हैं, दैट इज आल्सो अ साल्ट लविंग प्लांट, ये भी एक साल्ट लविंग प्लांट है। अब ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं? एक तो आपको ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, और एमसीक्यूज़ के लिए ये हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक की जो टर्म्स हैं इनको आपने समझना है। हाइपो का मतलब है बिलो, यानी ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे सॉल्वेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सल्यूट कंसनट्रेशन लेस देन सेल है, और यहाँ पे सेम सल्यूट कंसनट्रेशन है, यहाँ पे सल्यूट कंसनट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट में सोल्यूशन में ज़्यादा है, तो इट इज़ अबव द कंसनट्रेशन ऑफ द सेल। फिर उसके बाद इसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं, आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक टर्मिनोलॉजी को मुख्तलिफ़ तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं ये हम किसी वक्त जो है ना वो इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं ये सवाल। फिर उसके बाद आपको हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट और ज़ीरोफाइट्स की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं और इनकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, ये आपने याद रखना है। फिर इनमें हाइड्रोफाइट्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं, मीज़ोफाइट्स में, ज़ीरोफाइट्स में क्या अडेप्टेशंस होती हैं, ये सवाल आपको शॉर्ट आंसर में भी और एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ गो टू द कमेंट एंड आस्क क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।